हाय गाइस, आज मैं आपको एनएम फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी सब्जेक्ट के चैप्टर 6 स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी के बारे में कुछ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी गई है, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें। इसमें जो पहली हेडिंग है, डिफिनीशन ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी होता क्या है। कम्युनिटी शब्द अंग्रेजी का शब्द है जो दो लैटिन वर्डों से मिलकर बना है, काम तथा म्यूनिश। काम का अर्थ है टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मिलकर, और म्यूनिश का अर्थ है सर्विंग टुगेदर। अतः समुदाय शब्द का अर्थ हुआ साथ साथ मिलकर सेवा करना। इसमें से दो वैज्ञानिक हुए, एक आर्नबर्ग तथा निमकॉफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय के आधार आवश्यक तत्व, तब बेसिस ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना। दोस्तों, ये पेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन सारे पेज आगे के साफ़ हैं, इसलिए इसको न ध्यान देते। वैसे तो साफ़ है लेकिन समझ में आ रहा होगा। अगर ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं दूसरा उसमें डाल सकती हूँ। समुदाय के लक्षण विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, यानी स्वतः विकास। कम्युनिटी का विकास स्वयं होता है। कुछ व्यक्ति अपने नियोजित प्रयत्नों के साथ समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यह तो समय के साथ साथ अपने ही आप ही विकसित होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान पर विशेष रूप से रहने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें अपनत्व की भावना का स्वयं ही विकास होने लगता है। यह अपने साथियों का अपना समझने लगता है और इस प्रकार समुदाय का निर्माण हो जाता है। इसमें गाइस कुछ नहीं, बस यही बता रहा है कि जब लोग किसी एक क्षेत्र में रहने लगते हैं तो उसमें खुद में ही अपनत्व यानी कि अपनेपन की भावना आ जाती है, जिसमें हम की भावना उनके अंदर दिखने लगती है। स्थायीपन, परमानेंसी। दोस्तों, आपको याद हो, अगर मैंने इसको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था वही है, लेकिन चैप्टर 6 में फिर से आ गया है तो इसीलिए मैं इसको रिपीट किए दे रही हूँ। स्थायीपन, परमानेंसी। प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खाना व दोस्त झुंड आदि को हम समुदाय नहीं कह सकते, क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से नहीं जुड़ा होता है। 3rd नंबर है मूर्तता, कंक्रीटनेस। समुदाय एक मूर्त समूह है क्योंकि यह एक निश्चित भूभाग पर निवास कर रहे मनुष्यों का समूह है जिसे देखा व अनुभव किया जा सकता है। 4th नंबर है विशिष्ट नाम, यानी कि स्पेसिफिक नेम। प्रत्येक कम्युनिटी का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। इस विशेष नाम के कारण ही समुदाय के सदस्य मानसिक रूप से अपने को एक दूसरे के निकट समझते हैं और इसी विशेष नाम के कारण उनमें हम की भावना जागृत होती है। 5 नंबर है सामान्य जीवन। प्रत्येक कम्युनिटी में कुछ कॉमन रीति रिवाज, मूल परंपराएं, उत्सव, त्यौहार आदि होते हैं जो उस कम्युनिटी के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नियमों की एक समान व्यवस्था, कॉमन रूल्स। एक सभी सदस्यों का व्यवहार सामान्य नियमों से निर्देशित होने का कारण कम्युनिटी है। विशिष्ट लोगों में व्यवहार बहुत ही कुछ समानता देखने की मिलती है और इस समानता कारण सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। व्यापक उद्देश्य, यानी कि इसेंशियल ऑब्जेक्टिव। कम्युनिटी का विकास कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता, यह तो व्यक्तियों को जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। समुदाय किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या
लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों एवं समूहों की सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। कम्युनिटी एक आत्मनिर्भर है, यह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है। समुदाय की यह विशेषता आदिम जनजाति या छोटे समुदाय में ही पाई जाती है। अनिवार्य सदस्यता, कंपलसरी मेंबरशिप। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कम्युनिटी का मेंबर अवश्य है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के साथ निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ता है। यानी कि जो हम किसी न किसी समुदाय से अवश्य जुड़े होंगे। हम नहीं तो हमारी फैमिली जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आसपास के लोग। फिर दूसरी हेडिंग आ जाती है रूरल कम्युनिटी, यानी कि ग्रामीण समुदाय कैसा होता है, उसका अर्थ एवं परिभाषा। रूरल कम्युनिटी भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। ग्रामीण शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से की है। कुछ विद्वानों का कहना है जहाँ आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग रहते हैं उस क्षेत्र को गांव कहते हैं। यानी कि कुछ जो लोग हैं उनका जो कहना है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वान कहते हैं जहाँ पे आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग रहते हैं उसे गांव कहते हैं। जो और दूसरे कुछ लोगों का और मत है कि उसी स्थान को जहाँ के लोग कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं गांव मानते हैं। ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की कमी, प्रकृति से निकटता, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव एवं व्यवहारों में सहमति व आदि विशेषता पाई जाती है। ग्रामीण, दूसरी हेडिंग है ग्रामीण या ग्रामीण समुदाय की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज रूरल कम्युनिटी। तब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रामीण समुदाय में क्या क्या होता है, उसकी विशेषताएं। छोटा आकार, स्मॉल साइज। रूरल कम्युनिटी का आकार स्मॉल, क्योंकि गाँव में शहरों की तुलना में कम लोग रहते हैं और गाँव का क्षेत्रफल शहर के क्षेत्रफल से कम होता है। इसका कारण यही है कि गाँव में कृषि कार्य तथा पशुपालन हेतु प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक चाहिए। क्योंकि जो गाँव में लोग कम रहते हैं, क्योंकि गाँव के लोग शहरों की ओर ही पलायन कर रहे हैं। जितने लोग भी गांव में पहले रहते थे सब शहर की ओर आ रहे हैं जॉब करने के लिए। गांव में इसलिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ पर पशुपालन और कृषि करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती ज़मीन की आवश्यकता होती है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा कम जनसंख्या वाला घनत्व, लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। ग्रामों में प्रति वर्ग मील जनसंख्या अनुपात शहरों की अपेक्षा कम होता है। गांव में अधिक खुले हुए होते हैं। जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में घनी बस्तियों की समस्या नहीं होती है। प्रकृति से निकटता, गांव में लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने व भोजन संग्रह करने आदि क्रियाओं पर निर्भर है। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति के लिए प्रकृति के प्रत्यक्ष निकट संपर्क में रहना पड़ता है। चौथा नंबर है सरल एवं सादा जीवन, यानी कि ऑर्डिनरी लाइफ। गांव के लोगों का जीवन सरल एवं सादा होता है। उनके भोजन तथा वेशभूषा में सादगी पाई जाती है। किसान केवल इतना ही कमा पाता है कि वह अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी मुश्किल से कर पाता है। गांव के लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, विनम्र एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार आदि गुण पाए जाते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय, एग्रीकल्चर फंडामेंटल ऑक्यूपेशन। ग्रामीण लोगों का मूल व्यवसाय खेती है। भारत में गाँव में निवास करने वाले लगभग 80 लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर हैं। छठवां नंबर हम की भावना, फीलिंग ऑफ बी। गांव के लोगों में परस्पर निकट संपर्क के कारण परस्पर अपनत्व पाया जाता है और सभी में हम की भावना पाई जाती है। बाढ़, अकाल, महामारी और अन्य संकटकालीन अवसरों पर भी सभी लोग सामूहिक रूप से इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। यानी कि जो अगर कुछ भी होता है, अकाल पड़ता है, भूखमरी आती है, महामारी कोई भी आती है, तो सब लोग सामूहिक रूप से परिस्थितियों का सामना करते हैं। मतलब सबके साथ ही में आएगा। जाति प्रथा,
कास्ट सिस्टम। भारत में गाँव की में जाति व्यवस्था कठोर रूप से अपनाई जाती है। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति की एक पंचायत होती है जो अपने सदस्यों के जीवन को नियंत्रित करती है। जाति व्यवस्था में सर्वोच्च न्याय स्थान ब्राह्मणों का है और सबसे नीचा स्थान अस्पृश्य जातियों का है। वो तो देखने को मिलता है, शहरों में भी थोड़ा बहुत ही होती है, लेकिन गांव में जाति प्रथा ज़्यादा होती थी पहले, अब तो कम हो गई है। संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली ग्रामीण समुदाय में एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ संयुक्त परिवारों की प्रधानता होती है। परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का संचालन करता है। माता पिता तथा उनके संतान एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा एक ही रसोई का बना हुआ खाना भोजन खाते हैं। शिक्षा की कमी, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि गांव के लोगों में शिक्षा की कमी तो होती है। गांव में अधिकांश संख्या अशिक्षित होती है। गांव में स्वतंत्रता के लगभग 68 वर्षों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर लगभग 65% से अधिक हो पाई है। महिला साक्षरता दर तो और भी कम है। स्त्रियों की निम्नता सामाजिक स्थिति। भारतीय ग्रामीण समुदाय में महिलाओं की स्थिति अत्यंत निम्न है। उन्हें आज भी दासी के रूप में समझा जाता है और कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, शिक्षा की कमी से आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भरता, पारिवारिक संपत्ति में अधिकार न होना आदि अनेक कारणों से भारतीय नारी की स्थिति समाज में अत्यंत निम्न है। ग्रामीण समुदाय विकास में परिवर्तन। चेंज इन द विलेज कम्युनिटी डेवलपमेंट। पुराने समय में ग्रामीण समुदाय व शहरी समुदाय में भावनात्मक और भौगोलिक दूरियां पाई जाती थी, परंतु आजकल तकनीक व विकास के कारण यह दूरी कम हो गई है। आज शहरों के आकार में वृद्धि के कारण गांव में नज़दीक जा पहुँचे हैं तथा गांव में भी आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज अस्पताल, बैंक, स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य सुविधाओं के साथ साथ जल, बिजली, सड़क व आवासीय स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। ग्रामीण समुदाय के लोग आज मोबाइल, टीवी, समाचार पत्र आदि द्वारा अन्य क्षेत्रों के से संपर्क में रहते हैं। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल व कॉलेजों को खोलने से शिक्षा का प्रसार हुआ है तथा आजकल लोग लड़कियों को भी उच्च शिक्षा हेतु शहरों में भेजते हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ही हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने पर अधिक बल दिया गया है। अगर दोस्तों ये एग्ज़ाम में वैसे आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अगर आता है तो आप इसको पॉइंट पॉइंट ही बना कर लिखें। वो हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिया था क्योंकि बुक्स में ऐसा ही लिखा था, तो मैंने भी ऐसे ही लिख लिया था। अगर आप इसको एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको पॉइंट पॉइंट बना कर ही लिखें। नीचे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य, सीएससी, पीएचसी, सब सेंटर आदि को स्थापित कर दिया गया है। समुदाय के लोगों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा कई योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाए गए, जिसमें अब भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कृषि के अलावा अन्य रोजगार व व्यवसाय पर भी ध्यान देते हैं। शिक्षा के प्रसार। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास, जात पात व छुआछूत में भी कमी आई है। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। कृषि क्षेत्रों में खेती का आकार कम होता जा रहा है। तकनीक, ट्रैक्टर, बीज, सिंचाई पद्धति आदि के प्रयोगों के कारण पैदावार में वृद्धि हुई है। आजकल रोजगारों की समस्या, आर्थिक तंगी व सुविधा हेतु ग्रामीण लोगों का पलायन शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ा है। शिक्षा में सुधार व सूचना का प्रचार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागृति का विकास हुआ है। ग्रामीण समाज की समस्याएं क्या क्या होती हैं? आर्थिक असुरक्षा, कृषि संबंधी समस्याएं, गरीबी एवं भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य स्तर, गंदगी भरा वातावरण, स्वच्छ पीने योग्य जल का अभाव, अस्पृश्यता, जातिवाद, रूढ़िवाद एवं अंधविश्वास होती है। महिलाओं का निम्न सामाजिक व आर्थिक स्तर, निम्न आवासीय सुविधाएं। नगरीय समुदाय, शहरी समुदाय, अर्बन कम्युनिटी। इंट्रोडक्शन क्या होगा? नगरीय समुदाय वह समुदाय होता है जिसमें जीवन जीने का विशिष्ट सांस्कृतिक पाई जाती है। गाँव में की तुलना में शहरों में जनसंख्या अधिक, जनघनत्व होता है। नगरों में व्यवसाय की बहुलता एवं विभिन्नता, कार्य विशेषीकरण, भौतिकवादिता एवं व्यक्तिवादिता, जटिलता, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता और सामाजिक गतिशीलता आदि तत्वों की प्रधानता होती है। नगरीय समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा।
नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी का रूपांतरण है। सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिटिविक्स से बना है, जिसका अर्थ है नागरिकता। इस प्रकार नगर वह स्थान है जहाँ नागरिक रहते हैं। इसी प्रकार शहर शब्द अंग्रेजी भाषा के अर्बन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का शब्द अर्बन है, लैटिन भाषा का शब्द अर्बनस है शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शहर। अमेरिका में जनगणना ब्यूरो ने, मतलब ये एक अमेरिका की कंपनी थी, ऐसे स्थान को वहाँ, तब उनके अनुसार ये है कि ऐसे स्थान को नगर माना है जहाँ की जनसंख्या 25,000 से अधिक हो, अथवा ऐसे क्षेत्र जहाँ का जनघनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। विल्काप्स के अनुसार जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव, और जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है उसे शहर या नगर माना जाता है। ये मतलब कई डिफिनीशन है, जो आपको अच्छी लगे। आपको एग्ज़ाम टाइम तो ऐसे एक ही लिखनी पड़ेगी, तो आप कोई सी भी हो लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। नगर या नगरीय समुदाय की विशेषता, पहले हमने गाँव यानी कि रूरल एरिया को पढ़ा, और अब हम अर्बन एरिया को पढ़ेंगे। जनसंख्या का बड़ा आकार, ये जैसे इसका अपोजिट होता है, जैसे गांव में स्मॉल साइज होता था, यहाँ बड़ा आकार हो गया। आकार की दृष्टि से नगरीय समुदाय बड़ा होता है, इसमें जनसंख्या की बहुलता पाई जाती है। नगरों का जनघनत्व अधिक होता है, जिसके कारण नगरों में गंदी बस्तियाँ, अपराध, संघर्ष, गरीबी, बेकारी आदि से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यवसाय में विभिन्नता, डिफरेंस ऑफ ऑक्यूपेशन, नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। वहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में व व्यवसाय में लगे होते हैं। सही बात है, नगरों में आप देखेंगे तमाम तरह, क्योंकि यहाँ कृषि इतनी भूमि नहीं होती है ना नगरों में कि कृषि की जा सके, तो इसीलिए फैक्ट्रियों में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग कहीं, तरह तरह के व्यवसाय पाए जाते हैं। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, नगरों में अधिक जनसंख्या के कारण लोगों में परस्पर आमने सामने के घनिष्ठ संबंध नहीं बन सकते। उनके समूह, व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्यपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के नगरों में औपचारिक एवं द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। जनसंख्या में विभिन्नता, नगरों में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, भाषाओं एवं प्रांतों वाले लोग रहते हैं, जिनके खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराओं, मूल एवं विचारधारा में विभिन्नता पाई जाती है। इसी कारण नगरों की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब कि जो नगरों में होता है, सही बात है, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कई कास्ट के लोग रहते हैं वहाँ। कुछ पता भी नहीं चलता कौन किस कास्ट का है, सब लोग साथ में रहते हैं। उनकी वेशभूषा, खान पीन, रीति रिवाज सबका अलग अलग होता है। गतिशीलता, नगरों में सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। लाभ के लिए ये लोग शीघ्र ही अन्य स्थानों में चले जाते हैं, यानी कि जहाँ से हमारा लाभ होगा हम वहीं पे उसी एरिया पे ही रहेंगे। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम दूसरे स्थान पर पलायन कर जाएंगे, तब चले जाएंगे वहाँ से। जीवन का उच्च स्तर, हायर लिविंग स्टैंडर्ड, उच्च शिक्षा एवं सुदृढ़ तकनीक के विकास के परिणाम स्वरूप शहरों में जीवन का स्तर उच्च होता है। नगरों में सुरक्षा, न्याय, पानी, बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, संचार, यातायात, सफाई एवं सामाजिक कल्याण आदि सुविधाएं सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हम की भावना में कमी, लैक ऑफ फीलिंग, नगरों में लोगों की व्यवहार स्वार्थी प्रकृति का होता है तथा उनमें हम की भावना में कमी हो जाती है। सपोज दैट ये मतलब कि ग्रामीण लोगों की अपेक्षा उल्टा होता है। अगर जो हेडिंग आपने उसमें लिखी थी उसका उल्टा करके लिख देंगी तो आपका सही हो सकता है। सामाजिक संगठन वर्गीय आधार पर बनता है। शहरी समाज में जात पात एवं छुआछूत को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ व्यक्ति की परिस्थिति, पद, धन, गुण व योग्यता पद से निर्धारित होती है। पारिवारिक विघटन एवं संयुक्त परिवारों की संख्या, शहरों में एक ही परिवार में विभिन्न विचारधारा के सदस्य साथ रहते हैं, जिसमें पारिवारिक तनाव, संघर्ष, कलह आदि की स्थिति उत्पन्न होती है। स्त्री एवं पुरुष पारिवारिक विघटन एवं संयुक्त परिवारों की संख्या, शहरों में एक ही परिवार में विभिन्न विचारधारा के सदस्य साथ साथ रहते हैं, जिसमें पारिवारिक तनाव,
मतलब कि उसमें अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं, कलह होते हैं, कई प्रकार की, कोई कुछ नौकरी कर रहा, किसी की विचारधारा कुछ होगी, क्योंकि अपना पैसा कहते नहीं, अपना पैसा अपना हाथ, जिसका जो ज़्यादा कमाता है वो अपने सब हो जाता है। प्रेम विवाह यानी कि लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होकर प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज को ज़्यादा वो करते हैं। गांव में ऐसा नहीं है, तलाक डाइवोर्स भी तुरंत दे देते हैं शादी करने के बाद। कुछ आदि मामले अधिक होते हैं। सामाजिक नियंत्रण औपचारिक साधनों के माध्यम। शहरों में प्रायः सामाजिक नियंत्रण औपचारिक साधनों जैसे पुलिस, कानून आदि के माध्यम से किया जाता है, जहाँ धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, पड़ोस, पंचायत आदि साधनों का कोई खास महत्व नहीं होता। शहरी वातावरण में परिवर्तन एवं समायोजन। ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा शहरी समुदाय में परिवर्तन व अधिक तेजी से होता है। आजकल शिक्षा तकनीक के अधिक प्रचार प्रसार के कारण यह और अधिक तेजी से हो रहा है। इसके साथ ग्रामीण जनसंख्या में पलायन के कारण शहरों का आकार निरंतर बढ़ रहा है। ग्रामीण लोग शहरों में निवास व रोजगार हेतु आते हैं, अतः उन्हें शहरी वातावरण में समायोजन की आवश्यकता होती है, जिससे वे सफलतापूर्वक शहरी वातावरण में निवास कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। शहरी वातावरण में परिवर्तन के कारण चेंज इन अर्बन एनवायरनमेंट। आधुनिक सूचना प्रसार ज्ञान व तकनीकी का शहरी जनसंख्या द्वारा उपयोग करना। शहर आबादी में वृद्धि होने पर संघर्षों में वृद्धि होना, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। शहर में अलग अलग जाति व धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। वातावरण प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा होती हैं। सही बात है, शहरों में इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होती हैं, साधन चलते हैं कि वातावरण तो प्रदूषण रहता ही है। शहरों में विभिन्न धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक समूहों में संघर्ष पाए जाते हैं। शहर व्यक्तिगत घनिष्ठता व धर्म विश्वास मूल्यों का अभाव होना। व्यक्ति मानवीय संबंधों की अपेक्षा अधिक संबोधक को महत्व देता है। शहरी क्षेत्रों में दिनचर्या बहुत तेज होती है। शहरी क्षेत्रों में सामंजस्य हेतु प्रयास। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना। गरीब व्यक्तियों हेतु आवासीय व खाने की सुविधा उपलब्ध करवाना। शहर में कच्ची बस्तियों में आवासीय स्थिति में सुधार करना। शहर में विभिन्न धर्मों, जाति व संस्कृति के लोगों को मध्य अनेकता में एकता का भाव जागृत करना। शहरी क्षेत्रों में अधिक कल्याणकारी योजना का निर्माण कर क्रियान्वयन करना। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को अधिक सुविधा संपन्न बनाकर ग्रामीण पलायन को रोकना। सूचना, शिक्षा व तकनीकी विकास में शहरी क्षेत्रों के समान ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति, धार्मिक, सांस्कृतिक छुआछूत व अंधविश्वास आदि को समाप्त करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति, धार्मिक, सांस्कृतिक छुआछूत व अंधविश्वासों आदि को समाप्त करना। ग्रामीण लोगों को शिक्षा व तकनीक प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना। शहरी समस्याओं जैसे यातायात, भिक्षावृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण, अपराधों में वृद्धि, आतंकवाद आदि का समाधान हेतु प्रयास करना। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु प्रयास करना। सामाजिक जागृत द्वारा मानसिक रोग, शराब व्यसन, धूम्रपान, औषधि व्यसन को कम करना, यानी कि दारू वगैरह जो लोग पीते हैं, शराब, धूम्रपान, सिगरेट, गुटखा, तमाम तरह का जो ये लोग यूज करते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित अपशिष्ट व कूड़ा निपटान विधियों का प्रयोग करना। शहरी क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं यानी कि जो मेन प्रॉब्लम होती हैं अर्बन एरिया में, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, बेरोजगारी, अपराधों में वृद्धि, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों का प्रयोग, अपशिष्ट के निपटान हेतु अपर्याप्त सुरक्षा, धर्म प्रभाव में कमी, पारिवारिक नियंत्रण में कमी, यातायात समस्या, कच्ची बस्ती या निम्न आवासीय स्थिति, एकल परिवार, अत्यधिक गतिशीलता, यौन स्वच्छता, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक भावना कमी, स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि। ग्राम स्तर पर भौतिक संरचना एवं प्रशासनिक ढांचा। यहाँ पर 3 प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं जो ग्राम प्रशासन व कल्याण कार्यक्रमों का समायोजन करती हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत। ग्राम सभा क्या होती है? यह गांव में मतदाताओं
की सभा होती है जो वर्ष में 2 बार सभा का आयोजन करती है। इसके द्वारा वार्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, परिचर्चा करना सम्मिलित है। ग्राम सभा के द्वारा पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ग्राम सभा का कार्यकारी अंग होता है जो ग्राम स्तर पर नियोजन एवं विकास हेतु स्थापित संस्था होती है। इस संस्था में 15 से 30 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। साधारणतः यह संस्था 5,000 से 1500 या अधिक जनसंख्या पर स्थापित की जाती है, जिसके सदस्य उनसे 4 साल के कार्यकाल हेतु चुने जाते हैं। इनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में सरपंच या मुखिया सभापति का चुनाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरपंच की सहायता हेतु उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है जो सरपंच के अधीन कार्य करता है। न्याय पंचायत क्या होता है? इस संस्था का मुख्य कार्य ग्राम स्तर पर न्याय व्यवस्था को संभालना होता है। इस संस्था का मुख्य कार्य ग्राम स्तर पर न्याय व्यवस्था को संभालना होता है, यानी कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका निपटान करना, लोगों को न्याय दिलाना। इस संस्था द्वारा ग्राम के लोगों के मध्य उत्पन्न अनावश्यक कानूनी मामलों को ग्राम स्तर पर सुलझाया जाता है। यह गांव स्तर पर कानून व न्याय व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। ग्रामीण प्रशासन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज। यह भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रशासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है। अतः जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन प्रजातंत्र कहलाता है। भारत की 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसीलिए अच्छे प्रशासन हेतु शासन का अधिकार ग्राम स्तर पर प्रदान करना आवश्यक होता है। अतः भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई। इसके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर व स्थानीय नागरिकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है तथा संगठन की 3 स्तरीय परत पाई जाती है। पंचायती राज में होता है पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। जो ग्राम स्तर पर होती है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। जो पंचायती समिति होती है ब्लॉक स्तर पर होती है। जिला परिषद यानी कि जिला स्तर पर होता है। पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। पंचायती राज संस्थाएं लोगों के कल्याण हेतु स्वीकृत संस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान की जाती है तथा लोगों के कल्याण कार्यक्रमों में लोगों की सक्रिय प्रभावी रूप से सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए सन 1993 से 73वां संशोधन संविधान किया गया है। 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को प्रशासन हेतु संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संविधान संशोधन किया गया है। इसमें 73वां संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासन को पंचायती राज के अधिकार का प्रदान किए गए हैं, जबकि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय प्रशासन को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन हेतु संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें निम्न अधिकार प्राप्त हुए हैं: पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु स्थापित पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर अधिक शक्तिशाली बनाना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा ही प्रशासनिक कार्य किए जा सके व गांव का विकास गांव के लोगों के हाथ में हो। ग्राम सभा की स्थापना। ग्राम स्तर पर प्रशासन हेतु ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। इसके द्वारा प्रशासन हेतु ऐसी व्यक्ति शक्ति का प्रयोग किया जाता है जो विधानसभा द्वारा आवश्यक समझी जाती है। कार्यकाल। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि किसी कारणवश पंचायत का विघटन हो जाए तो चुनाव आयोग द्वारा अधिनियम 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव पंचायत का गठन किया जा सकता है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज। देश भर के प्रत्येक राज्य में स्थानीय ग्रामीण प्रशासन हेतु त्रिस्तरीय प्रशासन संसाधनों की स्थापना करना, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई है। चुनावों के संरक्षण व्यवस्था। प्रत्येक चुनाव में जनसंख्या अनुपात अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के आरक्षण हेतु प्रावधान करना। पंचायत के कार्य। फंक्शन ऑफ पंचायत। स्थानीय ग्रामीण प्रशासन में पंचायत के कार्यों को 29 विषयों की 11वीं अनुसूची के अनुसार सम्मिलित किया गया है। वित्त आयोग। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 साल की समाप्ति पर पंचायत की वित्तीय स्थिति को समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनावों हेतु राज्य निर्वाचित आयुक्त की नियुक्ति की गई है। ये 73वां अनुच्छेद था। जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संसद द्वारा संविधान में 74वां संशोधन 1992 में किया गया था, जिसे 1 जून 1993 में लागू किया गया था। यह संविधान संशोधन अधिनियम संपूर्ण देश में नगरीय प्रशासन निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम में कुल 18 अनुच्छेद हैं। 12 नई अनुसूची जोड़ी गई हैं। इसका निम्न प्रमुख विशेषता है। नगरीय जनसंख्या के आधार पर संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की स्थापना करना, नगर निकायों का गठन करना, चुनावों में 1/3 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य महिलाओं के लिए आरक्षित करना, नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। विघटित निकायों में अधिकतम 6 महीने का चुनाव करना और गठित करना चाहिए। नगर निकायों के अधीन 18 विषय के कार्य क्षेत्र सम्मिलित है। नगर निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना, नगर पालिका की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन करना, जिला योजना महानगर योजना समिति का गठन करना। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्पीड में लग रहा हो तो आप इसको थोड़ा धीमा करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। प्रशासनिक कार्य। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। पंचायती सुरक्षा। मेला बाजार व हाटों का आयोजन नियंत्रण करना, विवाह धन साक्षरता का वितरण रखना, विकास कार्य में वित्तीय प्रबंध करना, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वच्छ पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, घरेलू व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना, पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखना, पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करना। जो यानी कि पंचायत के 3 कई कार्य होते हैं, पर यहाँ पे 3 प्रशासनिक कार्य, चिकित्सा कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्य क्या होगा, पाठशालाओं का निर्माण करना, प्राथमिक स्कूलों का संचालन करना, प्राण साक्षरता अभियान का संचालन करना। 4th पॉइंट हो जाएगा कृषि व उद्योग संबंधी कार्य। कृषि व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देना, उत्तम खाद की खरीद व उपयोग को बढ़ावा देना, बीज उर्वरकों की व्यवस्था करना, कृषि में नए संसाधनों तकनीकी क्षेत्र के उपयोग में बढ़ावा देना, सिंचाई हेतु उत्तम तकनीक को प्रोत्साहन देना, पशुओं हेतु चारागाह का व्यवस्था करना, उत्तम नस्ल के पशुओं की खरीद व प्रजनन को बढ़ावा देना। यातायात संबंधी कार्य। गांव में पक्की सड़कों का निर्माण, गांव में रोशनी की उचित व्यवस्था, गांव व शहरों के मध्य उचित यातायात व्यवस्था, गांव में कूड़ा करकट व अपशिष्टों का निस्तारण की उचित व्यवस्था, गांव में शमशान व कब्रिस्तान हेतु भूमि उपलब्ध करवाना। हाय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सारे नोट्स को अच्छे से लिख करके पढ़ते हैं तो पूरी गारंटी के साथ मुझे पता है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल में जुड़े रहिए। मैं आपको अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट की सारी नोट्स उपलब्ध करवाऊंगी, जिसमें एनएम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है कम्युनिटी, दूसरा होता है हेल्थ प्रमोशन, तीसरा प्राइमरी, चौथा चाइल्ड का होता है, जिसमें मैं आपको 4 सब्जेक्ट की कंटिन्यू नोट्स प्रदान करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा ना कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। शहरी समुदाय में कच्ची बस्तियाँ पाई जाती हैं। शहरी समुदाय में कच्ची बस्तियाँ यानी कि जो शहरों में भी होता है, स्लम्स एरिया होते हैं, वो
कुछ जगह कच्ची बस्तियाँ भी पाई जाती हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होता शहर में है तो सब पक्का पक्का। कुछ जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता ना ज़्यादा बनाने के लिए, तो वो कच्ची बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं। शहरी समुदाय में कच्ची बस्तियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में 3500 से 4000 बड़े छोटे बड़े शहर हैं। इनमें से प्रत्येक शहर में कच्ची बस्तियाँ होती हैं। कच्ची बस्तियाँ पर्यावरण स्वच्छता के लिए समस्या हैं। हमारे देश में दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भी पाई जाती हैं। कच्ची बस्तियों की झोपड़पट्टी, गंदी बस्तियाँ, अवैध बस्तियाँ या स्लम के नाम से जानी जाती हैं। कच्ची बस्तियाँ प्रायः बड़े शहरों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शहरी नालों के पास, सार्वजनिक पार्कों, मंदिर, गुरुद्वारा या बड़ी बहुमंजिला के पास पाई जाती हैं। ये कच्ची बस्तियाँ अपने मकान का अवैध निर्माण करते हैं, यानी कि जो लोग कच्ची बस्ती पर बना लेते हैं वो गवर्नमेंट की ज़मीन ही होती है, लेकिन वो धीरे धीरे रहने लगते हैं वहाँ पर, निर्माण कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं। यह टिटनेस के मकान बनाते हैं या तंबू या गत्ते या ईंटों से बनाते हैं। मतलब ये उस तरह का थोड़ा ऐसे रहने टाइप की, जैसे पॉलीथीन डाल के, तंबू से, गत्ते से, ऐसे ईंटें रख के बड़े बड़े मकान तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट ज़मीन होती है, उसमें कुछ भरोसा नहीं रहता ना कब क्या हो जाए। इसलिए छोटा ज़्यादा पैसा भी नहीं होता तो तंबू टाइप ही बना के रहने लग जाते हैं। कच्ची बस्तियों के विकास के प्रमुख कारण: नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, भौगोलिक गतिशीलता में वृद्धि, गरीब लोगों की अधिकता, बेरोजगारी, आवास की कमी, प्राकृतिक प्रकोप। कच्ची बस्तियों के दुष्परिणाम: स्वास्थ्य समस्या में वृद्धि, कार्यकुशलता में कमी, सामाजिक बुराइयों में वृद्धि, उत्पादकता में कमी, बाल अपराधों में वृद्धि, अपराधों का केंद्र बनना। यानी जो कच्ची बस्तियाँ हैं उसके कारण जो दुष्परिणाम होते हैं: स्वास्थ्य समस्या में वृद्धि, जाहिर सी बात है, अगर कच्ची है तो गंदा रहेगा, गंदा है मक्खियाँ मच्छर पनपेंगे, कार्यकुशलता में कमी आएगी, उत्पादकता में कमी, बाल अपराधों में वृद्धि होगी, क्योंकि पैसा नहीं रहे होता तो बच्चों से ही काम करवाते हैं वो लोग। शहरी कच्ची बस्तियों के उन्मूलन हेतु सुझाव: नगरीय विकास कार्यों में तेजी लाकर कच्ची बस्तियों को नियमित करना, शहरों में गरीबों हेतु निम्न आर्थिक आधार पर कल्याणकारी आवासीय योजनाओं का निर्माण करना, गरीबों को आवास निर्माण हेतु दीर्घ अवधि लोन उपलब्ध करवाना, कच्ची बस्तियों के स्थान पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कर लोगों को आवास उपलब्ध करवाना, शहरों में अवैध या कच्ची बस्तियों के निर्माण पर रोक लगाना, राष्ट्रीय कच्ची बस्ती नीति को लागू करना, ग्रामीण इलाकों या शहर के बाहरी इलाकों में अच्छी सुविधाएं प्रदान कर लोगों को शहरी पलायन से रोकना। सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा: जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो किन्हीं सामान्य हितों की पूर्ति हेतु एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाएं करते हैं, एक दूसरे के साथ ही सहयोग करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तो ये एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रोसीजर भी करवाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करें। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं वो घर बैठे भी एएनएम की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो एडमिशन करवा लेते हैं, कॉलेज नहीं जाते। ऐसे कॉलेज तो जाना चाहिए, जिसलिए हमने एडमिशन कराया, जो हमने पैसा दिया उसका यूज़ तो करना चाहिए। काफ़ी बच्चे होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते हैं, उसके लिए हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं प्रोसीजर भी करवाएं तो वो भी प्रोसीजर मैं आपको लिख के बता सकती हूँ कौन सा प्रोसीजर किस प्रकार से होता है। सामूहिक समूह की विशेषताएं: व्यक्तियों का समूह: किसी भी समूह का निर्माण अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता, इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सामाजिक संबंध: शारीरिक निकटताओं से ही सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता, बल्कि समूह के सदस्यों के मध्य कुछ निश्चित सामाजिक संबंध होना आवश्यक है। समूह में एकता: कोई समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब उसके सदस्यों के मध्य एकता की भावना पाई जाती है। समूह के सदस्यों में एकता एवं हम की भावना का होना आवश्यक है। कार्य विभाजन: डिवीजन ऑफ वर्क: समुदाय प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। जागरूकता अवेयरनेस: समूह के सदस्यों
में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। समान रुचि, कॉमन इंटरेस्ट, किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित समान हो। विरोधी हितों वाले व्यक्तियों का समूह निर्माण नहीं कर सकते। सामाजिक समूह की गतिविधियाँ, सामाजिक समूह, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, राजनैतिक समूह, मनोरंजन समूह, शैक्षणिक समूह। समूह संरचना हेतु आवश्यक तत्व: लोगों का समूह, सामाजिक संबंधों की उपस्थिति, श्रम विभाजन, एक समान लक्ष्य, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक में आदर से निम्न, एकता में सहयोग की भावना। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, समूह और संगठन लोगों को एकत्रित होने से बनते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का विशेष स्थान होता है। हम इसे प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका कहते हैं। एक ही व्यक्ति की विभिन्न सामाजिक समूहों में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। वह परिवार का सदस्य होता है, देश का नागरिक, किसी जाति, धार्मिक संस्था का सदस्य होता है। संगठन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन छोटे व बड़े सभी प्रकार के समूह होते हैं। प्रत्येक समूह द्वितीयक होता है। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य की समूह सदस्यता होती है और उनमें अपनत्व की भावना होती है। प्राथमिक समूह प्रत्येक संस्कृति व समाज में पाए जाते हैं। द्वितीयक समूह में समान हितों हेतु एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एकत्रित व्यक्तियों के संगठन को द्वितीयक समूह कहते हैं। संगठन का अर्थ आपसी संबंधों की भूमिका से है। कुछ लोगों को वरिष्ठता प्रदान की जाती है तथा उनका प्रत्येक कार्य निम्न है: जिम्मेदारियों का क्षेत्र, प्रतिवेदन एवं लेखा जोखा संबंधी अधिकार। इनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। संबंध औपचारिक होते हैं, आपसी घनिष्ठ संबंध होते हैं। वे प्रतिवेदन, परामर्श, निवेदन और आदेश को स्वीकार करते हैं। संगठन की गतिविधियाँ: सामाजिक संगठन, समाज का नियंत्रण। आर्थिक समूह, व्यापार, कंपनी, परिवहन। व्यवसायिक समूह, शिक्षकों की समिति, नर्स, क्लब, मनोरंजन, खेल, नाटक, ग्राम सलाहकार समिति, गांव के विकास हेतु नवयुवक समूह, विकास योजना में भाग लेना, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, नाटक, राजनीतिक दल, शासन, धार्मिक समूह, जाति समूह, ट्रेड यूनियन, हितों की रक्षा, पंचायत, प्रशासन एवं न्याय हेतु महिला समूह, शिक्षा, घर का रखरखाव। नेता यानी कि लीडर, नेता वह है जो समूह का नेतृत्व करता है और लोगों पर प्रभाव रखता है। नेता के द्वारा लोग प्रभावित होकर कार्य करते हैं। नेता सदस्यों के मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेता का गुण आनुवंशिकता का होता है। नेताओं के कारण सामाजिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ कार्यकर्ताओं को स्थानीय नेताओं से तालमेल करके सभी कार्यों को करना चाहिए। नेता अपना प्रशासन प्रेमपूर्वक और अच्छे संबंधों के आधार पर भी कर सकता है। अच्छे नेता की पहचान यह है कि वह हमेशा समूह के साथ होता है। वे सभी योजनाओं में सहायता प्रदान कर अच्छे नेता की पहचान होती है। प्रत्येक समुदाय में नेता पाए जाते हैं। समाज को दो भागों में बांटा जाता है: नेता, अनुयायी। नेता के प्रकार: विधिसम्मत नेता, कार्यलीन नेता, ऑफिशियल लीडर। विधिसम्मत मतलब कि नेता के प्रकार: पहला होता है विधिसम्मत, दूसरा होता है अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। पहला वाला फॉर्मल, दूसरा वाला इनफॉर्मल। जो विधिसम्मत नेता होता है उसके अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं: कार्यनील नेता, एक कार्यकारी नेता। यानी कि कार्यनील का मतलब ऑफिशियल, कार्यकारी का मतलब फंक्शन। ये शासन द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका नेतृत्व समिति व अस्थायी होता है, जैसे कि सरपंच हो गया, शिक्षक हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया। कार्यकारी नेता के अंतर्गत इनका चुनाव गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जैसे महिला मंडल, क्लब इत्यादि। और सेकेंड नंबर अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लीडर, स्वाभाविक नेता, नेचुरल लीडर, प्रतिष्ठित नेता। जो अनौपचारिक नेता होता है इसके अंतर्गत तीन प्रकार के आते हैं: स्वाभाविक, प्रतिष्ठित और विलक्षण। स्वाभाविक नेता, नेचुरल लीडर, ऐसा नेता जिसका प्रभाव किसी समुदाय या समूह पर स्वतः या स्वाभाविक रूप से होता है। गांव, जैसे कि एग्जाम्पल पर गांव में बुजुर्ग व्यक्ति, दाई, डॉक्टर इत्यादि। प्रतिष्ठित नेता, इन्हें आयु, शिक्षा, ज्ञान, खेल, विशेष उपलब्धि के कारण समूह के लोगों का आधार व विश्वास प्राप्त करते हैं। विलक्षण नेता यानी कि डोमेस्टिक लीडर, ऐसे नेता बहुत कम पाए जाते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने या अनुसरण करने के विशेष योग्यता रखते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाएगा
समान मत के नेता, ओपिनियन लीडर, यह औपचारिक या अनौपचारिक प्रकार के होते हैं। इनके द्वारा समुदाय या समूह की राय या विचारधारा बदलने में सहायता प्राप्त होती है। नेता के कार्य क्या होते हैं? समूह की एकता को बनाए रखना, समूह में अनुशासन बनाए रखना, समूह के सदस्यों को कार्यों व जिम्मेदारियों का वितरण करना, समूह के सदस्यों को कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, समूह के सदस्यों व्यक्तिगत कुशलताओं व ज्ञान स्तर की पहचान कर उनका उपयोग समूह की भलाई हेतु करना, समूह पर नियंत्रण रखना, यदि कोई सदस्य समूह नियमों को तोड़ता है तो आवश्यक कार्रवाई करना, समूह के लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना, समुदाय के संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज, समुदाय की संरचना में समुदाय में उपस्थित संसाधनों की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें समुदाय के लक्ष्य व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बेहतर प्रयास किए जा सके। यदि एनएम को समुदाय स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करनी है और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक समुदाय में करना है तो स्थानीय स्तर पर उपलब्धि संसाधनों की जानकारी होना, यह निम्न प्रकार की होती है। समुदाय में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, समुदाय में वित्तीय संसाधन, समुदाय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, समुदाय में स्वास्थ्य समस्याएं, समुदाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समुदाय में निजी स्वास्थ्य संस्थाएं व अस्पताल, समुदाय में गरीब व कमजोर व उच्च जोखिम लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम, समुदाय में उपयोग में ली जाने वाली यातायात सूचना संबंधी शिक्षा संबंधी गतिविधियां, समुदाय में प्रकाशित स्वास्थ्य पत्र पत्रिकाएं व समाचार, समुदाय में प्रयुक्त विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य पद्धतियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो मैं आपको ऑल सब्जेक्ट की भी नोट्स प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। बाय बाय।